नवदृष्टि आज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अब हमने जहाँ लेक्चर उस दिन कंक्लूड किया था उससे आगे हम लोग बात करें तो जो मुद्दा यहाँ पर है वो ये है कि जब हम इकोनॉमी के बैलेंस डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं, खास करके अगर देखा जाए जिसको हम बैलेंस सेक्टोरियल डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो संतुलित क्षेत्रीय विकास से आशय यहाँ पर यह है कि अर्थव्यवस्था के तो तीन क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कृषि क्षेत्र है मान लीजिए या प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र एक अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया में संगत परिवर्तनों से आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जब अर्थव्यवस्था में विकास के क्रम में आगे बढ़ रही होती है तो अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र यानी जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र होते हैं, संबद्ध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। जो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक है, प्राथमिक हम लोग जानते हैं कि जब भी ह्यूमन एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं कृषि अर्थव्यवस्था से ही उन्नति की ओर आगे बढ़ती है। तो यहां से कोई भी अर्थव्यवस्था जब मूव करती है आगे तो वो आती है, यानी पहले कोई अर्थव्यवस्था विकास के प्रारंभिक चरण में होगी। दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था आप पाएंगे कि वो प्राथमिक क्षेत्र से ही आगे की ओर बढ़ती है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जब उन्नत करती है अर्थव्यवस्था, तकनीकी परिवर्तन, वैज्ञानिक उन्नति और तमाम चीजें जब आती हैं तो अर्थव्यवस्था वहां से किधर की ओर बढ़ती है? द्वितीय क्षेत्र की ओर बढ़ती है। द्वितीय क्षेत्र या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और इसमें हम लोग मूल रूप से लेते हैं किसे? इंडस्ट्री या उद्योग को हम लोग लेते हैं, इंडस्ट्री या उद्योग, ठीक है। तो इंडस्ट्री या उद्योग का विकास होता है इसके पश्चात। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि अर्थव्यवस्था प्रविष्ट होती है तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र या इसे कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, जिसको मूलतः हम देखते हैं सर्विसेज, यानी सर्विस सेक्टर। अर्थव्यवस्था के इस क्रम विकास को, जिसमें अगर हम देखें बैलेंस सेक्टोरल ग्रोथ जब होगा तो अर्थव्यवस्था में मूल रूप से अगर देखा जाए तो संगत परिवर्तनों को हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। यानी कोई भी इकोनॉमी पहले एग्रेरियन इकोनॉमी होगी। एग्रेरियन इकोनॉमी का तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी का बड़ा हिस्सा कहां से आएगा? कृषि से आएगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी होगी वो इसी क्षेत्र पर होगी। यानी दो चीजें हम एक साथ पाएंगे। यानी कृषि प्रधान अगर अर्थव्यवस्था है तो इसका तात्पर्य है कि जीडीपी का मेजर शेयर कृषि और संबद्ध क्षेत्र से आता है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आता है, और साथ ही पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी है वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र पर है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हो, चाहे अपने पोषण के लिए हो, तमाम प्रकार की जो निर्भरताएं हैं वो यहाँ पर होंगी। और जब अर्थव्यवस्था यहाँ से मूव करेगी तो आगे वो कहाँ आएगी? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर बढ़ेगी।
यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा जीडीपी आएगा और इंडस्ट्री में मेजर पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी, मतलब यहाँ रोजगार सृजन भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ से आएगा। और अर्थव्यवस्था यानी अब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री से किधर की ओर मूव करेगी, टर्शियरी सेक्टर की ओर यानी सर्विस की ओर इंटर करेगी, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ में इंटर करेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे चाहे वो जीडीपी का हो या पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी हो रोजगार के लिए, आजीविका के लिए, वो कहाँ से ज्यादा आती है। तो इस आधार पर हम लोग देखें, इसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का अपवार्ड मूवमेंट, यानी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। दूसरी कौन सी अर्थव्यवस्था, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा कहते हैं सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो अगर हम यहां देखें तो उद्योग प्रधान, कृषि प्रधान, फिर उद्योग प्रधान और फिर सेवा प्रधान अर्थव्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। यानी अगर हम बैलेंस सेक्टोरल डेवलपमेंट करते हैं, किसी इकोनॉमी का संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है तो क्षेत्रीय परिवर्तन भी जिसे हम कह सकते हैं। तो पहले अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान और फिर वहां से उद्योग प्रधान की ओर और फिर अंततः सेवा प्रधान की ओर बढ़ती है। इसको हम कहेंगे जब इस प्रकार से विकास होता है तो इसमें आप देखेंगे दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी में बड़ा शेयर पहले जब कृषि का था और पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी थी तो हम अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान करते हैं, यानी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम यानी आंतरिक चालन बल कृषि लगा रहे थे, आजीविका कृषि प्रदान कर रही थी। जब अर्थव्यवस्था यहाँ से दूसरे चरण में अपने प्रवेश करती है, उन्नत होती है, आगे बढ़ती है, तो उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था आती है। और हमें यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम विगत जो विश्व के इतिहास को देखते हैं तो पाते हैं कि कृषि में समुचित उन्नति हुए बिना उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था अस्तित्व में नहीं आती है। तमाम देशों का इस प्रकार का उदाहरण हमारे सामने है। विशेष करके इंग्लैंड का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले एग्रेरियन रेवोल्यूशन या कृषि क्रांति हुआ था, बाराबंदी आंदोलन, ठीक है, कृषि में यंत्रीकरण, हाई यील्ड सीड का इस्तेमाल करना, सिंचाई के नए तौर तरीके लाया जाना, ये तमाम चीजें जो अपनाई गई, साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनको अपनाया गया कृषि क्षेत्र में, तो पर हेक्टेयर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी। अब इसका परिणाम ये हुआ कृषि में अधिशेष उत्पादन की स्थिति आई, पर हेक्टेयर ज्यादा उत्पादन होने से मशीनों का भी इस्तेमाल कुछ होने लगा, तो परिणाम ये हुआ कि अब जो शारीरिक श्रम था उसकी आवश्यकता वहां कम हुई। तो 1 हेक्टेयर मान लीजिए कि एक खास खेत पर, जमीन पर अगर 5 लोग पहले काम कर रहे थे तो अब वहां पर 3 की या 2 की ही जरूरत रही। तो कुछ लोग यहाँ से मुक्त हुए, यानी कुछ लेबर वहां से क्या हुआ, अब सरप्लस लेबर होने लगा वहां, और वहां से वो अलग होने लगा, यानी खेती बाड़ी से वो अलग होने लगा। तो वो किधर की ओर मूव करके जाएगा, जाहिर सी बात है रोजगार की तलाश में वो नगरों की ओर जाएगा। तो कृषि समाज जो था वो जो श्रम को विमुक्त किया अपने विकास की प्रक्रिया में, वो गए नगरों की ओर रोजगार की तलाश में, और नगरों में सस्ते श्रम उपलब्ध हुए। दूसरी बात ये रही, पर ये तभी संभव है जब सरप्लस प्रोडक्शन की स्थिति आए, अधिशेष उत्पादन की स्थिति आए। और कृषि में अधिशेष उत्पादन या सरप्लस प्रोडक्शन उसे कहते हैं जब इतना उत्पादन होने लग जाए कि किसान अपने खाने पीने, अपने बीज और तमाम जो इनपुट की आवश्यकता है उनकी पूरी करने के बाद भी उसके पास कुछ फसल बच जाए और उसे निश्चित रूप से फिर बाजार में बेचेगा। और जब वो बाजार में बेचेगा तो उसका उपभोग जो गैर कृषि या कृषियेतर समाज के लोग जैसे जो उद्योग या सेवा में लगे हुए उनके लिए उपलब्ध हो पाएगा, और इस प्रकार से नगरीकरण को संबल मिलेगा। अगर कृषि विकास ना हो ऑप्टिमम लेवल तक, यानी एक वांछित स्तर तक ना हो, तो नगरीकरण की प्रक्रिया भी पर्याप्त रूप में नहीं हो पाएगी। आप पूरी दुनिया के इतिहास पढ़ करके चीज समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो कृषि में क्रांति आएगी या कृषि में बड़े उत्पादन की शुरुआत होगी, तो यहाँ पर अधिशेष उत्पादन की स्थिति बनेगी। अधिशेष लगातार बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कृषि उन्नति करेगी, और साथ साथ पर हेक्टेयर उत्पादन उत्पादकता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जब यहाँ पर अधिशेष उत्पादन होगा तो हमने बताया लेबर सरप्लस भी हो जाएगा यहाँ पर, और सरप्लस लेबर और सरप्लस जो उत्पाद है ये नगरों की ओर मूव करेगा। वो खाद्यान्न के रूप में भी सरप्लस हो सकता है और रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, जिसका इस्तेमाल कौन करेगा, उद्योग धंधे करेंगे। तो जब कृषि का उन्नति होगा तो औद्योगिक विकास के लिए वो आधारशिला रखेगा। कैसे आधारशिला रखेगा, एक तो श्रम उपलब्ध करा करके, दूसरे खाद्यान्न उपलब्ध करा करके, और तीसरा क्या उपलब्ध करा करके, आवश्यक कृषि उत्पाद जो उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं उनको अच्छी मात्रा में उपलब्ध करा करके। अगली चीज आप देखिए, जब अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है अभी, कृषि में। उनके जो इनकम है, उनकी अर्निंग है वो खेती से हो रही है, और खेती बाड़ी अगर एडवांस हो रही है, ज्यादा उसमें उत्पादकता बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कृषकों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ता, प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, तो उनकी परचेजिंग पावर भी क्या होती है, बढ़ती है। और कृषि क्षेत्र में लगे लोग अब औद्योगिक जो चीजें हैं या सेवा की चीजें हैं उनकी डिमांड करेंगे, यानी औद्योगिक उत्पाद और सेवा उत्पाद की ये डिमांड करेंगे, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर क्या हुई है, क्रय शक्ति क्या हो गई, बढ़ रही है, क्योंकि उनकी आय बढ़ी है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ प्रत्यक्ष तरीकों से, कुछ अप्रत्यक्ष तरीकों से कृषि में उन्नति उद्योग के लिए वातावरण का निर्माण कर दी। अब और इसी को हम कहते हैं कि कृषि क्रांति, एग्रेरियन रेवोल्यूशन के अगला चरण जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसके लिए सारा आधार बना है, जैसा कि इंग्लैंड का जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे इतिहास, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ये पाएंगे कि कृषि क्रांति हुई, फिर उसके बाद में औद्योगिक क्रांति। 1600 के बाद आप देखेंगे वहां कृषि क्रांति शुरू हो जाती है, और 1750 तक आते आते कृषि ने एकदम बढ़िया आधार बना दिया था औद्योगिक क्रांति का, और 1750 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो जाती है। अब जब औद्योगिक क्रांति, अब आप देख रहे हैं कृषि क्रांति के ही आधार पर औद्योगिक क्रांति होगी। जब औद्योगिक क्रांति होगी तब क्या होगा, अब उद्योगों का विस्तार होगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें श्रम की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा कच्चे माल की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर उत्पादकता है अब उद्योगों की बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जीडीपी में जो हिस्सा है वो ज्यादा इंडस्ट्रीज का हो जाएगा। यानी दूसरे चरण में जो क्षेत्रीय परिवर्तन यानी विकास की प्रक्रिया चल रही है उसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था किसमें रूपांतरित हो जाएगी, उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस समय मेजर एम्प्लॉयर बन जाएगा इंडस्ट्री, और मेजर जीडीपी का शेयर कहां से आएगा, इंडस्ट्री से आएगा। तो अर्थव्यवस्था आप देखना अपवार्ड मूवमेंट इसी को कहते हैं, नीचे से अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर बढ़ रही है। और आप जानते हैं जब उद्योग की उन्नति होगी कृषि की उन्नति के बाद, तो इसका एक इम्पैक्ट और पड़ता है, ये दो तरफा प्रभाव पड़ता है। कृषि के उन्नति से उद्योग का उन्नति हुआ, और उद्योग की उन्नति से फिर कृषि की उन्नति होगी और कृषि समृद्ध होगी। कैसे, जो तमाम औद्योगिक उत्पाद हैं अनुसंधान या औद्योगिक क्षेत्र में हुए वो कृषि को सहायता प्रदान करेंगे, कृषि की उन्नति में योगदान करेंगे। जैसे केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, तमाम मशीनरीज जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए पहले शुरू हुए, लेकिन वो धीरे धीरे उनका इनपुट कहाँ आने लगा, कृषि में भी। जैसे आप देखिए मशीनीकरण की जब प्रक्रिया आरंभ हुई तो तमाम कृषि यंत्र बनने लगे, और उससे खेती किसानी करना क्या हो गया, न केवल आसान हुआ बल्कि खेती किसानी में अब श्रम की जो जरूरत थी वो भी कम हुई, जो कठोर शारीरिक श्रम था उसके बजाय अब आसान भी हो गया, खेती बाड़ी ज्यादा विस्तृत स्तर पर होने लगी और औद्योगिक ढंग से होने लगी। तो कृषि को इसने सपोर्ट किया मशीनों से, रासायनिक खादों से, कीटनाशकों से और तमाम प्रकार के और सहायक चीजों से उद्योग ने कृषि को संबल प्रदान किया।
अब आप जानते हैं कि जब कृषि को ये उद्योग संबल प्रदान करेगा तो कृषि की भी उन्नति होगी, उद्योग का भी उन्नत होगा और जीडीपी हमारी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन इस जीडीपी में शेयर किसका बड़ा हो जाएगा, द्वितीय चरण में उद्योग का होगा। और अब आप ध्यान दीजिए, सेवा क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो क्या है, प्रबंधन है, मतलब बैंकिंग है, प्रबंधन है, ये तमाम चीजें जो हैं आप देखेंगे बहुत हद तक इन्हीं के उत्पादों पर निर्भर होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट को ही ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इनके उत्पादों को ढोने का काम, परिवहन करने का काम करता है। ऐसे संचार, तो तमाम क्षेत्र जो हैं वो ज्यादा तेजी से किस पर निर्भर होने, मतलब इन दोनों क्षेत्रों में जो उन्नति हुई वो आगे ऑटोमेटिकली किसकी उन्नति को बढ़ावा देगी, सेवा क्षेत्र को, यानी सर्विस सेक्टर को। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पहले कृषि क्षेत्र में, फिर औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल उसमें, और फिर कहा पहुंच जाएगी, सेवा में एंटर करेगी। जब सेवा में ये कहते हैं कि ये तृतीय स्तर हो गया, इसका तृतीय चरण हो गया। और जब एक सर्विस इकोनॉमी में कोई इकोनॉमी कन्वर्ट हो जाती है तो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जीडीपी में शेयर भी उसका बढ़ जाएगा और पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी भी उधर की ओर बढ़ेगी। यानी आप देख रहे हैं कि जीडीपी शिफ्ट के साथ पॉपुलेशन शिफ्ट भी हो रहा है। अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है सिस्टमेटिकली, जिसे हम अपवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं इकोनॉमी का, तो ये जब ऊर्ध्वमुखी परिवर्तनों के दौर चलेगा, संतुलित ढंग से चलेगा, पहले चरण में कृषि, दूसरे चरण में उद्योग और तीसरे चरण में सेवा, तब इसे हम कहेंगे बैलेंस सेक्टोरल डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहां एक चीज और ध्यान रखना कि बैलेंस तभी होगा जब जीडीपी शेयर बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी भी किधर की ओर बढ़ रही हो। यानी कृषि क्षेत्र में अगर उत्पादन, एक चीज ध्यान देना कि टोटल जीडीपी में कृषि का परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन कृषि का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे इंडिया में हम लोग ले लें, जो हमारी जीडीपी 1951 में थी, उसमें जो कृषि का हिस्सा था वो 55% था। लेकिन अगर हम उस समय टोटल खाद्यान्न उत्पादन देखें तो केवल 50 मीट्रिक टन था, मिलियन टन था, मीट्रिक टन मिलियन टन, 50 मिलियन टन, 50 मिलियन टन था उस समय। आज आप देख रहे हैं कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का केवल कंट्रीब्यूशन, मतलब एग्रीकल्चर में लाइट बोलते हैं हम एक साथ में, तो इसका शेयर अब 16.5% ही रह गया है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा है, लगभग 292 मिलियन टन का प्रोडक्शन अब फूड ग्रेन्स का होने लगा है। ऐसे मिल्क में देखेंगे तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है, 188 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुका है। तो ये चीजें जब हम बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कृषि उद्योग श्रिंक कर, कृषि श्रिंक कर रही है, उसका वॉल्यूम घट रहा है, नहीं, उसका अपना वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन नेशनल जीडीपी बड़ी होती जा रही है, उसमें उसका शेयर घटता जा रहा है। जैसा कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि 1951 में, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर 1951 में देखा जाए तो कृषि का कितना था हिस्सा, 55% था ऑलमोस्ट। और अब का अगर देख लें 2020 का ले लें, हम 2020 का ले लें तो अब शेयर कितना बचा है, अब शेयर बचा है 16.5% एग्रीकल्चर। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। दूसरा चीज अगर हम लोग देखें तो पहले उद्योग का योगदान, मतलब जो टोटल उसमें शेयर कम था, उद्योग का था लगभग 13% था, इसका हिस्सा जो था इंडस्ट्री का 1951 में 13% था ये, और अभी कितना हो गया, लगभग 29% हो गया। तो ये शेयर अभी है, ये 1951 में था और ये 2020 में है। सर्विस सेक्टर का अगर आप देखिएगा तो 1951 में तो ये था आपका जो सर्विस सेक्टर, ये 29% था, ऑलमोस्ट 29%, और ये आगे बदल करके कितना हो गया, अभी 29 से पहुंच गया कितने परसेंट पर, 54% पर पहुंच गया। अब आप ध्यान दीजिए, इस हिसाब से लग रहा है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी इकोनॉमी में, जो मैं वही समझाना चाह रहा हूं, जो आज का मुद्दा है, डिस्कशन का विषय है, वो यही है। आप यहां ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे
तो इकोनॉमी उसी ढर्रे पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है कि आप देखेंगे 55%, इंडस्ट्री का सेक्शन जो है वो भी आप देख रहे हैं कितना 29% 13 से पहुंचा, यहाँ 55 से 16.5 पहुंचा, यहाँ देख रहे हैं 29 से 54 पहुंचा। तो आप चेंज देख रहे हैं कि अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है 16.5%, 29% और 54%। तो जो मैंने अभी पहले बात कही कि बैलेंस सेक्टोरल डेवलपमेंट में ये होगा, तो यहाँ तो साफ दिख रहा, लेकिन कहाँ विसंगति रह गई, कहाँ कंट्राडिक्शन रह गया, इसको अगर हम लोग देखें, जिसको हम विरोधाभास कहते हैं, वो कहाँ रह गया, हम आगे उसको समझेंगे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि पिक्चर ठीक है, अच्छी है, पिक्चर सुंदर है, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में जो ये परिवर्तन हुए हैं इसमें कई सारी विसंगतियां रही। जैसे एक बड़ी विसंगति जो है वो ये रही है कि हमने बताया आपको कि पहले पॉपुलेशन डिपेंडेंसी और जीडीपी दोनों सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर से होगा, पहले था, ठीक है। यहाँ उस समय 1951 में अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन डिपेंडेंसी थी वो 72% थी, यानी 72% लोग यहाँ से अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे थे, कहां से, कृषि क्षेत्र से। लेकिन आज अगर हम लोग देखें 2020 में तो लगभग ऑलमोस्ट हम 49 to 50% के बीच में रेशियो आता है। इतने परसेंट लोग अभी टिके हुए हैं, कहां पर टिके हुए हैं, कृषि क्षेत्र में। जबकि आप देख रहे हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या होता जा रहा है, 1/3 से भी कम हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 16.5% है, जबकि पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी कितनी है, 49%। यहां अगर हम लोग देखें तो हमें पुराना डाटा हमारे पास तो नहीं अवेलेबल है कि कितना था उस समय का एग्जैक्ट, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो अभी जो यहाँ पर है लगभग ये 20% से भी कुछ कम आता है। यहाँ पर पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी 20% से भी कुछ कम आ रही है पॉपुलेशन, और बाकी कितना बचा, लगभग 30-31% यहाँ रहा। ये पॉपुलेशन डिपेंड है कहां पर, सर्विस सेक्टर पर। मतलब अगर आप ध्यान दें तो हमारे यहाँ जो परिवर्तन हुए उस परिवर्तनों के संगत एक बड़ा ड्रॉबैक रह गया, यानी फ्लॉ रह गया इसमें, जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन अभी कहाँ स्थिर है, ज्यादा से ज्यादा कहाँ जमी हुई है, कृषि क्षेत्र में 49% आजीविका के लिए निर्भर है। और आप जानते हैं जो हम अर्न करते हैं वही, अब 49% लोग जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 16.5%, तो यही तो शेयर करेंगे। यानी 49 अगर हम 100 पर लोग पर्सन मान लें और इसे 100 रुपया मान लें जीडीपी को, तो 49 लोग केवल 16 रुपए 50 पैसे की हिस्सेदारी जीडीपी में कर रहे हैं, तो वही शेयर भी करेंगे, उसी में से हिस्सा भी उनको मिलेगा। ये बहुत ही नेगेटिव पिक्चर दिख रहा है, ये मतलब डार्क साइड है हमारे टोटल इकोनॉमिक चेंज का। तो दूसरा चीज आप देखिए, जब हमारे यहाँ पहले शुरुआत हुआ स्वतंत्रता के बाद जो हमारे प्लानर्स ने प्लान किया, तो आप देखेंगे कि 1951 में जब हमने प्लानिंग शुरू किया तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थोड़ा कृषि पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि मजबूरी भी थी, देश का बंटवारा हुआ था, उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए थे, तो हमें कृषि पर ध्यान देना पड़ा। बहुत सारे लोग अपने देश में शरणार्थी बन गए थे, तो ये जो ऐतिहासिक विडंबना है उससे निपटने के लिए हमने थोड़ा कृषि पर ध्यान दिया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम चले गए उद्योगों की ओर। उद्योगों का, हमारे भारी उद्योगों का बड़ा बेस नहीं था। परंपरागत रूप से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो लघु और सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, ये सब उद्योग हमारे यहाँ ज्यादा थे और उनमें इंडियन ज्यादा इन्वॉल्व थे। और आप जानते हैं कि ऐसे उद्योग होते हैं, एमएसएमई भी जिनको कहते हैं, ये उद्योग श्रम प्रधान उद्योग होते हैं, और हमारे यहाँ श्रम की बड़ी कहा जाए एबंडेंस था। हमारे यहाँ पूंजी और तकनीकी की समस्या थी, लेकिन हमारे प्लानर्स ने किस पर ध्यान दिया, उद्योगों में, बड़े उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया। और आप जानते हैं कि दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं भारत को औद्योगिक एक तरह से उत्पादन का एक बड़ा केंद्र विकसित करने के उद्देश्य से। और यहाँ भी हमने जो हम लोग 1956 में नई औद्योगिक नीति लेकर के आते हैं, उसमें भारी उद्योगों को सबसे ज्यादा हमने प्राथमिकता दिया। तो कुछ जो इसमें हमारे कहा जाए जो अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को लेकर के
और जो हमारे जो विजन थे उनमें कहीं ना कहीं कहा जाए कि थोड़ी समस्या आ गई थी। इस वजह से हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं होने पाई, हम उस औद्योगिक क्रांति से वंचित रह गए। कुछ आधारभूत समस्याएं थी, कुछ ऐतिहासिक थी, और कुछ हमारे जो उस समय नीति निर्माता थे जिस तरीके से संचालित किया जाना था सब कुछ को, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी बनी, चीन पाकिस्तान से युद्ध वगैरह। हालांकि आप जानते हैं बहुत दुनिया के तमाम देश ऐसे संकटों से उबर भी जाते हैं अगर उनके पास बढ़िया प्लानिंग हो तो हमारे देश में न तो कृषि क्रांति होने पाई और न ही औद्योगिक क्रांति होने पाई। आप देखेंगे कि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, एनईपी कहते हैं, या इसको राव मनमोहन मॉडल भी कहते हैं। नरसिंह राव जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। तो इन दोनों ने मिलकर के एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लाया, जिसको हम उदारीकरण भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी की ओर अर्थव्यवस्था को ले जाना कहते हैं। इस 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, जो बड़ी स्टेगनेंसी टाइप की स्थिति थी। अगर हम इकोनॉमिक जो हमारा जो कहा जाए 5 ईयर प्लान का जो दौर है 1951 से लेकर के और 1980-85 तक, अगर हम लोग 80 तक देखें तो उस समय की ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था। एवरेज जो ग्रोथ रेट था हमारा वो 3.3 to 4% के बीच में था, 3.5-3.6 के आसपास। इसको एक हिंदू में आर्टिकल लिखते थे, इकोनॉमिस्ट थे प्रोफेसर राजकृष्ण, उन्होंने कहा हिंदू ग्रोथ रेट। हिंदू को उस समय यह माना जाता था कि किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है, जैसा कि पहले क्रिकेट में भी आप देखते रहे होंगे 200 तक अगर अपोनेंट टीम ने बना दिया तो हम लोग 200 तक पहुंचते पहुंचते ऑल आउट हो जाते थे, हमारे किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं थी। तो इन्होंने प्रोफेसर राजकृष्ण ने कमेंट के रूप में कहा कि हिंदुओं में जुझारूपन नहीं है, इस नाते इन लोगों का यही रहेगा ग्रोथ 3-3.5% ही। लेकिन आप जानते हैं हिंदू ग्रोथ रेट को बाद में तोड़ा गया और आप जानते हैं 8% के आसपास का ग्रोथ रेट हमने अचीव किया। खास करके जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारा ग्रोथ रेट काफी तेजी से बढ़ा और हम बहुत तेजी से, अगर हम लोग देखें तो 1991 से 2014-15 तक आते आते हमारी इकोनॉमी जो है 8 गुना बढ़ गई, मतलब 8 फोल्ड हो गया हमारा जीडीपी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। तो ये सब तो हुआ, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो 1951 से 80 का फेज रहा, वो फेज हमारे हाथ से ना ऐसे निकल गए, उसमें हम कुछ नहीं कर पाए जितना हम, मतलब कंपैरेटिव बात मैं कर रहा हूं, दुनिया के तमाम देशों ने बहुत कुछ अचीव किया। हम कंपेयर कर सकते हैं पड़ोसी देश चीन से काफी हद तक। इसमें आप जानते हैं 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वहां सक्सेसफुल हुई थी चाइना में, और चाइना यानी जब 1949 में, हम 47 में स्वतंत्र होते हैं, 49 में एक तरीके से न्यू गवर्नमेंट लेकर के आता है, हालांकि परतंत्र नहीं था, वहां एक न्यू सेटअप आया, पॉलिटिकल स्टेबलिशमेंट आया, लेकिन उन्होंने इसी दौर में, यानी हम दोनों लोग साथ साथ चलना शुरू किए कह सकते हैं आप, बहुत सारी समस्याएं भी एक जैसी थी, उन्होंने अच्छा ग्रोथ किया, उन्होंने एग्रीरियन रेवोल्यूशन किया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, और आज आप देख रहे हैं कि चाइना हमसे लगभग 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हम, मतलब जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम कहाँ पीछे रह गए, हमको उसका असेसमेंट करना चाहिए, समझने के लिए बहुत जरूरी है, और ईमानदारी से अपना हमें आप मंथन भी करना चाहिए कि हमारी समस्याएं कहाँ रह गई, क्योंकि आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशन देने एक सिविल सर्वेंट के रूप में आप सलाहकार होंगे मंत्रियों के। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी नहीं बन पाए एक तरीके से देखें, क्योंकि हमारी जो कृषि थी वो कृषि उन्नत नहीं कर पाई। बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने इतना ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि उसके साथ और बड़ी कई समस्याएं जुड़ गई। अगर आज हम देखें तो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज्यादा हुआ, और आप जानते हैं कि जमीन जो होती है वो वंशानुगत रूप से बंटवारे में जाती है, और आज स्थिति यह है कि 82% हमारे किसान ऐसे हैं जो कहा जाता है मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, छोटे और सीमांत किसान की कैटेगरी में आते हैं, और इनमें मतलब आप ये अनुमान लगाइए कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन इनके पास होती है, उस पर कोई बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के द्वारा बहुत अच्छे वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर सकते। हालांकि आपको मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने पहले से काफी कुछ अचीव किया,
50 मिलियन टन था 1951 में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, और 2020 में हमारे पास 292 मिलियन। ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो लगभग 6 टाइम, लगभग हमने अपने 6 फोल्ड अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। और आप जानते हैं कि 35-36 करोड़ पॉपुलेशन से आज हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन को अच्छे से खिला पिला ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुआ इस दौरान, और इस नाते कृषि पर बोझ उसका लगातार बढ़ता गया। अब आप अनुमान लगाइए कि 49% हमारे देश में, मान लिया ऑलमोस्ट हम 50% इसको ले ले फ्लैट, तो लगभग 65 करोड़ किसान हो गए हमारे देश में। लगभग 60 करोड़ से प्लस आप ले सकते हैं हमारे देश में किसान है। जबकि अमेरिका को अगर हम ले, अमेरिका में 2% पॉपुलेशन केवल कृषि पर निर्भर है, और वहां का जो किसान है वो अपनी जीडीपी का 8% प्रोड्यूस कर रहा है। अगर करेंट डाटा हम लोग देखें, यानी वहां की पॉपुलेशन में 2% किसान, और जीडीपी में शेयर कितना, 8%। और इसी नाते आप देखेंगे अमेरिका के किसानों के पास न केवल हजारों हजारों हेक्टेयर के फार्म हाउसेस होते हैं, बल्कि उस पर उद्योग की तरीके से खेती करता है। और अमेरिका में एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री दिया गया। बहुत बड़े बड़े किसान है, अरबपति किसान है वहां पर, जो हमारे देश में सोचा भी नहीं जा सकता है। उसके पीछे कारण हम लोग पढ़े, आगे हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे, जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और डिटेल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सेक्टोरल चेंज था वो कैसे इम्बैलेंस रह गया, और उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो ना तो हम कृषि क्रांति कर पाए संतुलित ढंग से, ग्रीन रेवोल्यूशन आया लेकिन वो कृषि क्रांति के रूप में नहीं आ पाया हमारे देश में। इस नाते पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी अगर हम लोग देखें तो कई मामलों में, धान गेहूं के मामले में वर्ल्ड एवरेज से लगभग हम लोग कहीं 40% या उससे भी कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति हमारे कृषि की रही। उस मामले में हमने बढ़िया किया, बिल्कुल प्रोडक्शन में हमने अच्छा किया, लेकिन अगर हम उसमें भी ले लें तो जो पर एनिमल जो वो है, मतलब पर काऊ या पर हम बफेलो ले लें, जो प्रोडक्टिविटी हमारी मिल्क की वो काफी कम है वर्ल्ड एवरेज से। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि कृषि क्रांति नहीं हो पाई, ना तो औद्योगिक क्रांति हो पाई, हमारे हाथ से निकल गया समय, एक बड़ा अच्छा समय निकल गया जब हम एक मजबूती प्रदान कर सकते थे। और इन दोनों के जब हम क्रांति की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब क्या हुआ, सब कुछ बहुत उन्नत अवस्था में पहुंचता, तो हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या एग्रीरियन रिवोल्यूशन हो गया। जब ये दोनों अवस्थाएं प्राप्त कर लेते तो तीसरी अवस्था मिलती है जिसको हम कहते हैं सर्विस रिवोल्यूशन या सेवा क्रांति। जब ये अवस्था खेती किसानी अपने क्रांति की अवस्था तक पहुंच करके मेच्योर हो जाती है तो दूसरी सेक्टर मेच्योर होता है, फिर तीसरा सेक्टर मेच्योर होता है। मेच्योर मतलब परिपक्व होना जिसको कहते हैं, यानी अपने उत्पादन के एक शिखर पर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है, हमारे देश में क्या हुआ, ये दोनों जो असली उत्पादक, आप हम सभी जानते हैं कि सेवा क्षेत्र इन दोनों पर काफी हद तक डिपेंड होता है, कृषि और उद्योग पर। तो कृषि और उद्योग में परिपक्वता आने से पहले हमारे यहाँ किसकी परिपक्वता आ गई, सेवा के या सर्विस सेक्टर की। यानी हमें पहुंचना था पहले कृषि क्रांति में, फिर औद्योगिक क्रांति में, फिर सेवा क्रांति में। हम कृषि वाले उसमें थे, 1951 में हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल नहीं बन पाए, हम 90 तक उलझे रहे इसी में, और 91 के बाद हम कहा इंटर कर जाते हैं, तेजी से सर्विस इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कर जाते हैं यहाँ। और आप देख सकते हैं कि पहले जिसका हम लोग देख रहे हैं कि 29% के आसपास इसका शेयर जो हुआ करता था, आज 54% ऑफ जीडीपी कहां से आ रहा है, सर्विस से। लेकिन वही जिस ड्रॉबैक की हम जिसकी कंट्राडिक्शन की बात कर बताना चाह रहे थे, वो अब यहाँ समझिए उस चीज को कि पॉपुलेशन अभी सबसे ज्यादा यहाँ है, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद 54% कंट्रीब्यूटर, इन मोर देन हाफ का कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद सर्विस सेक्टर जो है केवल 31% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहा है। अब आप देखिए दो दिक्कतें इसकी वजह से। एक दिक्कत तो ये हुई कि जो जनसंख्या यहीं छूट गई पीछे, तो उस वजह से कृषि क्षेत्र पर बोझ बढ़ गया, बहुत ओवर बर्डन है इंडियन एग्रीकल्चर, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी है। और इसका परिणाम हुआ
कि एक साफ जो परिणाम आया, प्रति व्यक्ति आय में कमी और परिणाम स्वरूप भारत में जो गरीबी सबसे ज्यादा है और बहुत एक्यूट वाली गरीबी है, वो कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच में। प्रति व्यक्ति निम्न आय, अब प्रति व्यक्ति निम्न आय है तो अपने ऊपर खर्च भी करें, कम कर पाएंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं अच्छी होगी, और ये तमाम दिक्कतें हम यहाँ पाते हैं। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं अपने परिवार को दे पाते हैं, और ना तो उतना अच्छा जैसे पोर्टेबल वाटर, जो स्वच्छ जल है, या सैनिटेशन की सुविधा अपने स्तर से नहीं कर पाते हैं। तो हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग क्या हो गया? विकास का लाभ पाने से वंचित हो गया, एक्सक्लूड हो गया, बहिष्कृत हो गया एक तरीके से कह लीजिए। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर का ही बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ऐसे दूसरी बात इंडस्ट्री की रही, हम चूंकि हैवी इंडस्ट्री पर ज्यादा बल दिए, जबकि हमारे में क्षमता कहाँ ज्यादा थी? एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा क्षमता थी, हमने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, तो ये सेक्टर भी बहुत ज्यादा बड़ा नियोजक नहीं बन पाया। और अगर आप देखें तो जो पॉपुलेशन का नियोजन है लगभग 20% उद्योगों पर आ पाए केवल, यानी सबसे ज्यादा बोझ यहाँ छूट गया। और उस पर आप देखिए जो अगला चमत्कार हुआ, 1991 के बाद सर्विस सेक्टर में बूम आया। जब किसी क्षेत्र में बहुत तेजी से सडन ग्रोथ होने लग जाए, बहुत तेजी से वृद्धि होने लग जाए किसी सेक्टर में, तो उसको बूम कहते हैं, इकोनॉमिक बूम कहते हैं। तो बूम कहाँ आया? सर्विस सेक्टर में बूम आया। आप देख सकते हैं कि 29 से 54 लगभग दुगुना के आसपास आप कह सकते हैं। रियल पिक्चर कुछ और है, लगभग दुगुना के आसपास पाएंगे इसको। जहां हम जीवीए की बात करेंगे, आगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन की बात करेंगे, तो हम 60% पाएंगे, यानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ। जस्ट डबल कर लिया अपने आप को इसने। लेकिन जस्ट डबल करने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट लोगों को दे पाया? इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि ग्रोथ सबसे ज्यादा यहां हुआ, जॉब क्रिएशन हो ही नहीं रहा। और इस नाते ये बड़ी दिक्कत रही इंडिया में। दूसरी बात आप देखिए कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होने लगा। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हालांकि इक्विटेबल भी ज्यादा हुआ यहां पर, लेकिन सब क्या है? गरीबों में गरीब रहे सब, यहां की स्थिति रही। और यहां आप देखेंगे अमीर कहां आपको मिलेंगे? औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में। तो इंडिया के अमीर लोग यहां बसते हैं। तो ये जो स्थिति बनी, एक कंट्राडिक्शन को सूचित कर रही है। मेंस में क्वेश्चन आ गए हैं, घूम फिर करके हर साल यहां से पीटी में दोनों में क्वेश्चन बनते रहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को मैंने यहां देने की कोशिश किया। और इसके परिणाम स्वरूप इसको कहते हैं इम्बैलेंस सेक्टोरल ग्रोथ या डेवलपमेंट। तो यहां चेंज या डेवलपमेंट, तो यहां जो इम्बैलेंस चेंज या डेवलपमेंट रहा सेक्टोरल, इसकी वजह से कहते हैं एक डिवाइड पैदा हो गया, जिसको डिवाइड को कहते हैं कुछ क्रिटिक्स या इकोनॉमिस्ट, वो लोग कहते हैं कि इंडिया भारत का डिवाइड पैदा हो गया। तो आइए समझते हैं इंडिया भारत डिवाइड क्या है, इसी से जुड़ा हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसे समझना आगे के बहुत सारी चीजों को समझने के लिए भी जरूरी है। साथ में क्वेश्चंस भी यहां से आते रहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया भारत डिवाइड की स्थिति बनती है। ये इंडिया भारत डिवाइड का जो मैटर रहा, ये जब 2000 तक आते आते हम लोग यानी न्यू मिलेनियम में जब इंटर कर रहे थे, उस समय चर्चा शुरू हुई। 10 साल लगभग होने जा रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस हुए, एलपीजी को इंट्रोड्यूस हुए। तब एक जब मूल्यांकन करना शुरू हुआ इस व्यवस्था का, तब ये बात लोगों को समझ में आना शुरू हुई कि डेवलपमेंट किसके लिए। तो ये पाया गया कि हमारे देश में जो ग्रोथ या डेवलपमेंट रहा, उसका जो फ्रूट रहा यानी फल रहे, प्रतिफल रहे, वो प्रतिफल समाज के ऊपर लोगों के हाथ में ज्यादा संकेंद्रित, कंसंट्रेट हो गए। जो निचला हिस्सा समाज का रहा, वो विकास के तमाम लाभों से वंचित रह गया।
विकास का वहां पर लाइट या प्रकाश डेवलपमेंट लाइट ऑफ डेवलपमेंट वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या यहाँ पर हो रहा और इंडिया भारत का क्या जो ये डिबेट चल रहा है वो क्या है, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो पॉपुलेशन का एक हिस्सा, आप पीछे आपके पास सारा डाटा है कि पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है वो ग्रोथ से सबसे ज्यादा बेनिफिटेड हुआ, खास करके इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं वहां। और बड़ा हिस्सा जो है वो कहाँ रह गया, पेरीफेरी पर रह गया, परिधि पर रह गया। इस तरह से कहते हैं कि जो यहाँ कोर है और यहाँ क्या है, ये अंतराफलक है और ये परिधि है। कोर से यानी इसको हम कहते हैं कोर जो आंतरिक अंतरतम का हिस्सा है, इसको अंतराफलक कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, परिधि या पेरीफेरी। कोर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अंतराफलक। अब आप देखेंगे कोर पेरीफेरी में गैप हो गया एक बड़ा। दोनों में क्या पैदा हो, कैसे अंतराल पैदा हुआ। जैसे अगर हम लोग एक डाटा ले लें जो कि एक एनजीओ है, बड़ी एनजीओ है, विश्वसनीय है, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, उसके डाटा से हम थोड़ा सा तुलना करके देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था को एक ट्रायंगल बनाकर समझें, यानी ऐसे ले लें, तो क्रेडिट स्विस के अनुसार जो हमारे पॉपुलेशन का सबसे ऊपर का सबसे समृद्ध 1% हिस्सा है, यानी वेल्दीएस्ट पॉपुलेशन, अगर 1% हम ले लेते हैं, ऊपर से ले लें अपने समाज के सबसे ऊपर बैठे हुए धन दौलत के आधार पर, तो इनके पास हमारे कुल नेशनल वेल्थ का या जीडीपी का लगभग 51.5%, केवल 1% लोगों के पास। अब आप ध्यान दीजिए, 1% लोगों के पास 51.5% का शेयर। अगर हम ये 10% ले लें, ऊपर से सबसे धनी 10% लोगों को ले लें, अगर हम 10% ले लें टोटल, जो ये आ जाए, मान लीजिए ऊपर से 10% को हम ले लें, 10% ऑफ पॉपुलेशन, तो इनके पास लगभग 77% ऑफ वेल्थ जा रहा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे हालत कितनी खराब है। और मजेदार बात यह है कि अगर हम 60% पॉपुलेशन ले लें, 60% पॉपुलेशन अगर हम ले लें, ये वाली नीचे वाली 60% पॉपुलेशन, तो इनका जो शेयर है जीडीपी में, वो आप देखिए अंदर से झकझोर देने वाला है किसी भी समाज के पढ़े लिखे वर्ग को। ये है 4.7%। कितना बड़ा अन्याय है, 4.7%। यानी हमारे पॉपुलेशन के 10% लोग, जो कौन लोग हैं, समाज के सबसे ऊपर, उनके पास हमारे कुल नेशनल वेल्थ का 77% हिस्सा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे समाज के जो आम जन हैं 60%, अब आप देखो कितना बड़ा हिस्सा पॉपुलेशन का है, उसके पास सिर्फ कितना शेयर में नेशनल वेल्थ का 4.7%। ये कितने बड़े कंट्राडिक्शन को शो करता है। अब आप यहां आइए, ये क्रेडिट स्विस एक एनजीओ है, उसकी रिपोर्ट। ये क्रेडिट स्विस रिपोर्ट है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अंतराल पैदा हुआ, तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट का फायदा किसे मिला?
साफ है, यहाँ देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटा सा हिस्सा है जिसे हम कोर के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, ये कितना हिस्सा पा रहा है? ये 77%। अगर हम 10% लोगों को यहाँ रख लें, ये जीडीपी का इसका हिस्सा। अब आप अनुमान लगाइए, बाकी 90% के पास अगर हम पूरा इधर निकाल दें तो क्या हालत बनेगी, आप देख सकते हैं। तो जैसे हम कोर से परिधि की ओर बढ़ते हैं, वैसे वंचना क्या होती जाती है? वंचना मतलब डिप्राइवेशन, जो विकास के लाभ उन तक ना पहुंचे, वंचित हैं, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना तो कोई एसेट है उनके पास भौतिक है, और ना तो शिक्षा वगैरह ना मिलने के नाते एक बड़ी समस्या इनके पास ये रही। तो इसी को हम कहते हैं कि जो परिधि अंतराफलक अंतराल, कोर पेरिफेरी गैप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कोर पेरिफेरी गैप लगातार क्या होता गया? बढ़ता गया। इसके अंदर जितना जाएंगे उतना ज्यादा समृद्ध लोग मिलेंगे। अगर हम लोग इसी में बात करें तो कोर में भी जो 1% है सबसे धनी लोग, यानी 10% में से 1% सबसे टॉप वाले, आप देख रहे हैं नेशनल वेल्थ का कितना हिस्सा उनके पास? 51.5%। आप देखें ये लगातार बढ़ता जा रहा है। अमीर हमारे देश में लगातार अमीर होता गया। अगर हम 2000 से 2018 का रिपोर्ट है एक एनजीओ का, उसमें जो धनी लोग और गरीब लोगों के बीच में अंतराल बढ़ा है वो 213% बढ़ा है। मतलब धनी 213% और धनी हो गया। कब से? 2000 से 2018 के बीच। 2000 से 2018 के बीच धनी 213% और धनी हुआ है, यानी जितना धन था वो डबल से भी ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हैं? मतलब गैप इतना हुआ तो धन तो और बढ़ गया एक तरीके से कहिए तो 2000 से 2018 के बीच गरीब और अमीर के बीच अगर हम कंपेयर करें तो अमीर की वेल्थ इसकी तुलना में इतना ज्यादा बढ़ी है, 213%। तो ये चीज दिखा रहा है कि सारा जो ग्रोथ हो रहा है उस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फ्रूट या सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास चला जा रहा है? किसकी मुट्ठी में? जो हमारे देश के बहुत एक माइक्रोस्कोपिक क्लास है, वर्ग है, उसके हाथ में। जैसा कि हमने यहाँ पर बताने की कोशिश किया कि 1% लोगों के पास 51% है और टोटल 10% अगर हम अपर पॉपुलेशन को ले लें तो 77% इनका कंट्रोल है। और केवल यही नहीं, आप ये देखिए केवल वेल्थ पर ही नहीं बल्कि जो प्रोडक्टिव एसेट होता है, प्रोडक्टिव एसेट में क्या आता है? जमीन आता है, पूंजी आता है। ठीक है, तो जमीन, पूंजी और जानते हैं बहुत तरह के जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल होते हैं, पेटेंट वगैरह होते हैं, उन सभी पर नियंत्रण मूलता किसका है? यही हमारे समाज का जो टॉप है 10%। अब आप देख सकते हैं इसी को लेकर के एक डिबेट शुरू हुआ। कहा गया ये जो कोर वाला हिस्सा है जहां धनी मनी लोग बैठते हैं, बिलियनर्स बैठते हैं, दुनिया में अगर बिलियनर्स का जो लिस्ट बनाया जाता है फोर्ब्स की लिस्ट में आप देखेंगे तो इंडिया में 2-3 देशों के बाद सबसे ज्यादा आपको बिलियनर मिलेंगे और लगभग आप पाएंगे 39-40 बिलियनर्स इंडिया से मिलेंगे। तो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हमारे नेशनल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा कब्जा करके बैठे। हालांकि कब्जा करना बहुत उचित नहीं है। हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही ऐसा, जिसे मैं आगे बताऊंगा। कम्युनिस्ट विचारधारा यहाँ बहुत सही नहीं है, जिसमें आप ये कहते हैं कि उद्योगपतियों ने लूट लिया, ऐसे कर लिया, ये बहुत कहना उचित भी नहीं है। एक हम स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसा सांचा होगा वैसी मूर्ति होगी। तो हमारे इकोनॉमी का टोटल स्ट्रक्चर जो बना, जो संरचना बनी है वो ऐसी है कि सारा वेल्थ भाग करके कहां पहुंच जाता है? ऊपर की ओर शिफ्ट करता है। यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, वितरण वाली न्याय नहीं है। विकास का प्रतिफल कहां तक पहुंचना चाहिए? अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और वो भी न्यायपूर्ण तरीके से।
आप जानते हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात संविधान में कही गई, संविधान में समाजवाद की बात कही गई। आज बड़ा एक हास्यास्पद लगा, मैं देख रहा था अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें ये भी आया कि वर्ल्ड में इनइक्वालिटीज की बात अगर देखा जाए तो दुनिया के जो समाजवाद के बहुत बड़े झंडा बरदार रहे, अब आप ध्यान दीजिएगा, जो फ्लैग बेरर कहलाते थे समाजवाद के, और हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर पैदा हो गए समाजवाद के नाम पर, लालू यादव, मुलायम सिंह एग्जाम्पल है इसके, बाकी तो आप जान ही रहे हैं, एक बड़ा परिवार ही है समाजवादियों का। तो 3 समाजवादियों का नाम लूंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटीज को पाले पोसे, सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ाया सोवियत संघ, रूस, जो सोवियत संघ का वारिस है। आप जानते हैं दुनिया में पहली कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन सफल हुई। कम्युनिज्म आप जानते हैं समता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन वही समाजवादी देश, दुनिया का पहला समाजवादी देश जहां सोवियत संघ था, उसी का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी जो रूस है अभी, वहां धन दौलत के आधार पर सबसे ज्यादा असमानता है। हमारे यहाँ 10% लोग जहां केवल 77%, मैं केवल टर्म यूज कर रहा हूं, 77% होल्ड कर रहे हैं नेशनल वेल्थ का, वहीं रशिया में आप देखेंगे लगभग 82% धन दौलत किनके हाथों में संकेंद्रित है, कंसंट्रेटेड है, केवल 10% रशियंस के बाद, और इसके बाद दूसरा नंबर आता है किसका, चाइना का। तो आप अनुमान लगाओ, आप दूसरा नंबर इंडिया का और तीसरा नंबर चाइना का, तो इनइक्वालिटीज में दूसरा नंबर पर हम लोग हैं, तीसरे नंबर पर चाइना, और तीनों बड़े झंडा बरदार समाजवाद 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 आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, यहाँ इसका और क्या परिणति हुआ, क्या परिणाम निकला, आते हैं इसके बारे में। इंडिया भारत डिवाइड है क्या चीज, तो इस कोर को जो कुछ समीक्षक रहे, आर्थिक आलोचक रहे, उन्होंने जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ इसको नाम दे दिया कि ये इंडिया है। इसको कैसे पहचाना, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय एक स्लोगन चला था, साइनिंग इंडिया, तो उसी समय क्रिटिक्स ने नारा और निकाला, उन्होंने कहा कि इंडिया साइन कर रही है लेकिन भारत नहीं। भारत कौन लोगों का है, आम जन जहां बसते हैं वो भारत है। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं क्योंकि एक बड़ा अंतराल इसका भी। तो इंडिया वो है जो इलीट है, हमारे अभिजन वर्ग हो गया, और इसके लिए एक टर्म भी यूज करते हैं कि इन्हीं का शासन सत्ता पर बहुत ज्यादा वर्चस्व भी रहा, जबकि वोटर कहां बैठा हुआ है, भारत में। सरकारें बनाते कौन है, आप जानते होंगे, अदानी अंबानी का नाम लिया जाता है बार बार। तो हम लोग अगर देखें तो इंडिया और भारत का डिवाइड पैदा हो गया। अब हम लोग देखें इंडिया में कौन है, भारत में कौन है। अब अगर हम लोग देखें तो इंडिया पिछले साल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी में पहुंच चुका था, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 2.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कितने की, 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी बन चुकी थी, 2.9 ट्रिलियन डॉलर की। और प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रख दिया था कि 24 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। हालांकि कोविड ने देखिए बहुत बड़ा उथल पुथल मचाया है, क्या होता है। हालांकि भारत में बहुत दम है, हम संकट के बाद और बेहतर कर पाते हैं, ये उम्मीद हम करते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर का हम लक्ष्य प्राप्त कर ले, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब हमें कहा समस्याएं हैं, इसकी ओर देखना है। भारत किसके लिए जाना जाता है पूरे दुनिया में, अब आप देख सकते हैं कि हम किसके लिए पहचाने जा रहे हैं। आप यूएनडीपी की रिपोर्ट देखिए तो आपको मिलेगा कि दुनिया के जो गरीब हैं दुनिया भर में, भारत के गरीब दुनिया के 28%, यानी दुनिया में जो कुल गरीबों की संख्या है उसके 28% गरीब कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। कुल दुनिया में लगभग 130 करोड़ गरीब हैं, जिसमें से लगभग 36 करोड़ के आसपास गरीब जो हैं वो हमारे देश में 36 करोड़। कुल दुनिया में 130 करोड़ गरीब हैं, तो 130 करोड़ गरीबों में हम 36 करोड़ है, एक अमेरिका से ज्यादा हमारे यहाँ पुअर बैठे हुए। अमेरिका की पॉपुलेशन लगभग 32 करोड़ है और 36 करोड़ तो हम लोग ऐसे हैं बीपीएल वाले हैं, मतलब ये यूएनडीपी का डाटा है। दूसरा चीज अगर हम लोग देखें अशिक्षा के मामले में, इलिटरेसी के मामले में, ये सब भारत में है, इंडिया में है।
अशिक्षा के मामले में देखें तो दुनिया में कुल 60 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिक्लेयर किए गए तो उसमें पाया गया कि दुनिया में 60 करोड़ अशिक्षित हैं, जिसमें से 30 करोड़ इंडिया में। यानी दुनिया का लगभग हम कितने % इलिटरेट रखते हैं? लगभग 30 करोड़। अमेरिका की पॉपुलेशन कुल 32 करोड़ है। तीसरा चीज आप देखें, बेघर लोग। कुल दुनिया में जो होम हाउस, जिनके पास मकान नहीं है, पक्का छत नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या दिया जाए, जिनको होमलेस भी कहते हैं, तो बेघर लोगों की संख्या हमारे देश में है 20 करोड़। 20 करोड़ बेघर लोग हैं। तीसरा बात यह आता है, बेरोजगार कितने हैं, भूखे कितने हैं? भूखे वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट में हमने टॉप किया है 19 करोड़ भूखों के साथ। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे हैं भारत में। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया टॉप करता है, नाउ टॉपर कंट्री हम रहे हैं इसमें। और सबसे ज्यादा जो भूखे लोगों की संख्या है वो कहाँ है? भारत में है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो शुद्ध पेयजल से वंचित लोग, पीने का पानी भी नहीं नसीब हो रहा, शुद्ध पेयजल से वंचित, ये है लगभग 55% हमारे देश की पॉपुलेशन, जिनको आज तक हम स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये तमाम जो विशेषताएं हैं वो किसकी विशेषता है? ये भारत की विशेषता है। तो भारत का पिक्चर कैसा दिखाई दे रहा है? ब्राइट या डार्क दिखाई दे रहा है? तो आप देखेंगे कि ये भारत का पिक्चर क्रिटिक्स कहते हैं, बहुत जरूरी भी है, कहना बहुत जरूरी है, ताकि हम जिम्मेदारी का एहसास करें और हम केवल अपनी पीठ न थपथपाएं कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए, वर्ल्ड में लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। मुझे एक भाषण याद आता है अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत तरक्की दिया, लेकिन उनको एक जिम्मेदारी और लेना पड़ेगा। श्रेय अगर जाता है कि हमारी इकोनॉमी को 2.9 ट्रिलियन पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो मनमोहन सिंह की सरकार का है। बहुत तेजी से उन्होंने 10 सालों में काम किया था, लेकिन जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन रहा वो बैलेंस नहीं रहा, और इंडिया भारत का जो गैप एकदम दिखाई देने लगा, डिवाइड, वो एकदम खुल करके दिखाई देने लगा। इस रिजीम में 2010-12 के आसपास तक आते आते एकदम स्पष्ट हो गया डिवाइड, बहुत वाइड डिवाइड हो गया इंडिया भारत का डिवाइड। अब अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत कुछ है, यानी प्रॉपर्टी का आप देख रहे हैं बड़ा हिस्सा कहां पर है? इंडिया में। इंग्लिश अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए लोग, कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग, जहां सारी फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, बुलेट ट्रेन भी आ रही है, ये सब कहाँ है? ये भारत के लिए नहीं है, सब किसके लिए है? इंडिया के लिए है। मिशन टू मून, मिशन टू मार्स, किसकी खुशी है? इंडिया की। हालांकि हम डिटेल में जाएंगे तो पाएंगे कि नहीं, पूरे भारत के लिए मिशन टू मून, मिशन टू मार्स। लेकिन उन बेचारों को क्या, उनको चांद में रोटी दिखाई देता है? उनको तो पहले रोटी चाहिए ना, जो भूखा है, भूखे रहे तो देखिए चांद में रोटी जैसा दिखेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि इंडिया उसे कहा गया जो हैव्स है। हैव्स मतलब जो धन संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, एक्सेसिबिलिटी है, जिसकी पहुंच है हर चीज तक, शिक्षा तक है, स्वास्थ्य तक है, तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट हो, चाहे बढ़िया रोड हो, चाहे तमाम और ट्रांसपोर्ट के मीन्स हो, तो इन सब तक पहुंच जो है वो किसके पास है? इंडिया के पास है। और आप देख रहे होंगे महानगरों में बड़े आलीशान आपको अट्टालिकाएं मिल जाएंगी, बड़े शानदार मॉल्स मिल जाएंगे, दुनिया भर के आपको हर ब्रांड के मोबाइल, कारें, हर चीज उपलब्ध मिलेंगी। लेकिन वो सब कहाँ है? इंडिया में। और आप देखते होंगे गाँव में चल मेरी धन्नो अभी टमटम चलता है बहुत सारे गाँव में, और कई गाँव के लोग तो ये बताते हैं हमारे रोड पर एक ही बस चलती है, सुबह 6 बजे जाती है, शाम को 6 बजे आती है। आप अनुमान लगाइए कि उनके जीवन की गति कितनी है। ठीक है, अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे ट्रेनें यूपी बिहार के मेरे मित्र जो ट्रेवल करते होंगे कि 500-600 किलोमीटर की दूरी 12-14 घंटा में हम तय करते हैं। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन भी है।
तो ये तमाम जो चीजें अंतराल जो पैदा हुए, इसी अंतराल को हम कहते हैं इंडिया भारत डिवाइड। जब हम मेंस की क्लास करेंगे वहां तमाम चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि भारत कैसे एक एलीट है, मॉडर्न वैल्यूज को लेकर के है, वो कॉस्मोपॉलिटन होता जा रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। वहां बहुत ऐसे लोग बैठे हुए जो देश की बात नहीं करते हैं, विश्व की बात करते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस की बात करते हैं, सारे विभाजनों से ऊपर हैं, महिलाओं को भी बहुत सारी अधिकारिताएं मिली हुई हैं। जबकि भारत में आप देखिए अभी महिलाएं गोबर खाती हैं, कंडे पात बनाती हैं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, लंबे लंबे घूंघट लगा करके अभी भी रहना पड़ता है। मूल्य अलग चीज होते हैं लेकिन वर्जनाएं अलग चीज होती है। वर्जनाओं की बात करते हैं, आपकी मूल्यों की आलोचना नहीं करते, उनकी भी अपनी ब्यूटी है, उनमें भी अपनी बहुत अच्छाइयां हैं। लेकिन आप देखें अगर किसी चीज पर किसी को थोपा जाए, जो समाज बदल रहा है जिस टाइप से, उसको हम अगर संगत परिवर्तन को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वर्जना बन जाती है। और ये तमाम वर्जनाएं कहाँ दिखाई देती हैं? भारत में तमाम अवसर और तमाम विकास की चीजें दिखाई देती है। कहां पर? इंडिया में। तो ये जो डिवाइड पैदा हुआ, इसी को हम इंडिया भारत डिवाइड कहते हैं। और जो इकोनॉमिक डिवाइड है, इसको हम एक अंतराल जो धनी गरीब के बीच में कैसे बढ़ रहा है, तो हम एक गिनी कोफिशिएंट इससे आकलित करते हैं। आगे की क्लास में हम इस पर डिटेल डिस्कस भी करेंगे। गिनी कोएफिशिएंट आप यही समझिए कि एक ऐसा कहा जाए सूचकांक है, एक ऐसा मापक है पॉवर्टी का, जो ये बताता है पॉवर्टी में धनी और गरीब के बीच में कैसे अंतराल है बहुत ज्यादा, यानी इनइक्वालिटीज को ये शो करता है। तो किसका मापक है? मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी। तो असमानता का सबसे बढ़िया मापक दुनिया में भी माना जाता है गिनी कोएफिशिएंट। अगर ये 0 है गिनी कोएफिशिएंट, तो माना जाता है परफेक्ट इक्वलिटी, मतलब वहां असमानता है ही नहीं। धन दौलत के आधार पर सब क्या बराबर है, जो कि आप जानते हैं कि बहुत संभव नहीं है 0 एकदम होना, ठीक है। और अगर 100 है तो माना जाता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। यानी अगर 0 की ओर कोई देश है, किसी देश का समाज अगर 0 से के करीब है, तो उस देश में इक्वालिटी ज्यादा है। बड़ी विडंबना है, अभी हम उसकी भी चर्चा करते हैं। भारत पहले देख लें फिर चर्चा करते हैं। और अगर 100 है तो मतलब धनी गरीब के बीच में क्या है? बहुत बड़ी खाई है, ठीक है, बीच में है ही नहीं है लोग। तो इस तरीके से दिखाई दिया जाए परफेक्ट इनइक्वालिटी। अब इंडिया का जो पोजीशन है वो 85.4 है गिनी कोएफिशिएंट। इंडिया कितने पर है? ये जीएफ गिनी कोएफिशिएंट, जीसी पर जो गिनी कोएफिशिएंट है, इस पर इंडिया कितना है, ठीक है, ये इंडिया का पोजीशन है। यानी आप देख सकते हैं 85%, 85.4%, यानी बहुत ही हद वाली इनइक्वालिटी, यानी धन दौलत के वितरण को। और आप देखो, मैं इस नाते यहां लिख रहा हूं क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि 1% लोगों के पास कितना धन है। आप देख रहे हैं अरबपति खरबपति बैठे 51%, यानी 1 ट्रिलियन, लगभग 1.5 ट्रिलियन के आसपास वेल्थ किसके पास है? 1% इंडियन के पास, यानी 130, मतलब 1.3 करोड़ पॉपुलेशन हमारे यहाँ लगभग 1.5 ट्रिलियन होल्ड करती है वेल्थ। अब आप अनुमान लगाओ। और यहाँ आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त, वही जो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ आप देख रहे हैं 60% लोगों के पास केवल 4.7% है। और अगर हम 10% एकदम बॉटम वाले लोगों के पास चले जाएं, एकदम निर्धनतम भारतीय जो हैं, तो मुझे लग रहा है वो 0.2% के आसपास आएगा। अब आप अनुमान लगाओ कितनी हद की असमानता है। यहाँ के 1% और यहाँ के 1% में कितने गुने का? यहाँ 0.2 आएगा, लगभग 1% ले लें तो 1% पॉपुलेशन 0.2 के आसपास, और यहाँ कितना है आप देख सकते हैं, अनुमान लगाइए कितना बड़ा डिफरेंस
इसी को व्यक्त करता है गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो हम लोग 85, और ये आप जानते हैं स्वतंत्रता के कुछ वर्षों में ये अंतराल बहुत वाइड नहीं था। अब उसमें भी हम थोड़ा सा साथ तब देखते हैं चीजों को, क्योंकि सब गरीब ही थे ज्यादा से। फिर इंडिया में अमीरी बढ़ने लगी, तो जो हमारी इकोनॉमी का फंक्शनिंग था इतना गलत था कि गरीब गरीब रह गया और अमीर लगातार क्या होते गया, अमीर बनता गया। ये हमारे इकोनॉमी के टोटल संरचना की बड़ी समस्या है कि जो भी वेल्थ क्रिएशन हो रहा है वो यहाँ नहीं रुक रहा, इस तक नहीं पहुंच रहा, किधर की ओर भाग रहा है, शीर्ष की ओर। या यही कह सकते हैं कि जो परिधि में बैठा हुआ है वो गैर अनुपातिक तरीके से वेल्थ क्या करता जा रहा है, वेल्थ उसके हाथ में जा रही है। अब कैसे है, किस तरीके से, आगे हम क्लास जब प्रोसीड करेंगे तो उसमें तमाम चीजें और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इंडिया भारत का डिवाइड आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, इंपॉर्टेंट है काफी, ये आपको इसे ध्यान देना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं पीटी में, मेंस में, सब में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंडिया में हैव्स हैं जिनके पास बहुत कुछ है, और यहाँ पर कौन लोग हैं, हैव्स नॉट, जो हमारे वंचित डिप्राइव्ड हैं, जो विकास की प्रकाश उन तक पहुंचे ही नहीं। 21वीं सेंचुरी अभी तक सही माने में उन तक आई ही नहीं। तो ये बड़ा अंतराल है, इसी को कहते हैं इंडिया भारत डिवाइड। एक नया डिवाइड और चल रहा है, उसको आप मत यहां पर मिक्स करिएगा। जो चल रहा कि इंडिया नाम बदल करके भारत रखा जाए, और जानते होंगे एक पिटीशन भी फाइल किया किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कि भारत नाम रखा जाए, ये नाम विदेशी है। यहाँ उससे आशय नहीं है, यहाँ आशय है कि जो विकास में एक बड़ा अंतराल रह गया, ठीक है, जो इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हो पाई, जिससे सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस भी नहीं हो पाई। तो ये तमाम चीजें आप यहाँ से जोड़कर देख सकते हैं। ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट है इंडिया भारत का डिवाइड। और आप जानते हैं इकोनॉमी से हमारे जीवन का बहुत कुछ तय होता है कि हम कितना वेल्थ पाते हैं, कितना हिस्सा पाते हैं। और इसी नाते बड़ी समस्या यहाँ से जुड़ी कि ये कोर और अंतराल फलक जो है, यानी परिधि अनुपात जो अंतराल है, जिसको कहते हैं कोर पेरिफेरी गैप, इसको कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, कोर पेरिफेरी गैप, जिसको कहते हैं अंतरा फलक परिधि अंतराल। ये अंतराल जितना ज्यादा होगा असमानता उतनी ज्यादा होगी। और आप जानते हैं गरीबी कितना पीड़ा देती है, पीछे हमने डाटा लिख दिया है। तो ये समस्याएं जो हैं ये किसी देश को बहुत अच्छा इज्जत या पिक्चर बाहर नहीं देती हैं। तो ये अंतराल पाटा जाना चाहिए, यानी कोर और जो परिधि के बीच में गैप है ये कम से कम हो, यानी अंतिम व्यक्ति तक, हाशिए पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। यही समाजवाद का उद्देश्य था। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का समाजवाद लाया गया, सरकारें आई, नारे लगे, बहुत बड़े बड़े टोपियां पहने ध्वज लिए अभी घूम रहे हैं। आप इस हकीकत को समझिए, आत्ममंथन करिए। और यहाँ आप समझने के लिए यही बचा कि इसके समाधान ये होगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहीं से हम आगे जब डेवलपमेंट ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का टॉपिक लेंगे, नेशनल इनकम जब हम लोग करेंगे उस समय हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ये समस्या इस नाते है क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है, हमारी अर्थव्यवस्था में ये भागीदार भी नहीं बन पा रहे हैं। इस नाते विकास के लाभ का उपयुक्त हिस्सा भी उन तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये तमाम जो समस्याएं हैं इनके समाधान के लिए एक चीज आया जो न्यू डेवलपमेंट मॉडल है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास कौन सा विकास होगा? पॉलिटिकल नारा के रूप में तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सबका साथ सबका विकास। कुछ कुछ करीब आता है लेकिन बहुत कुछ नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। समावेशी विकास का मतलब यह है कि विकास की प्रक्रिया में जिसमें जितनी क्षमता है उस क्षमता के साथ भागीदारी करें, और जो विकास के प्रतिफल आए उसी अनुरूप उसे हिस्सा मिले। यानी
एक लेबर और एक मैनेजर के बीच में इतना बड़ा अंतराल नहीं होना चाहिए जितना हमारे देश में है। शायद दुनिया में इतना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। जिन देशों के बारे में पूंजीवाद का आरोप लगा करके और लुटेरा और क्या क्या नहीं कहा कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने, आप देखेंगे बड़ा मुझे सुखद आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं भी जो ढकोसला ढोंग उसमें विश्वास नहीं करता हूं। समाजवाद और जो वामपंथ का जो नारा दिया जाता है कामरेड लोगों द्वारा, वो एकदम बकवास है। अगर आप उसको देखेंगे तो असल में आप देखिए, ये जहां जहां ये नारे लगे तमाम प्रकार के, उनके यहाँ आप देखेंगे अंतराल पूरी दुनिया का आप मैपिंग करके देखिए, अंतराल सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा। और जिन देशों को माना गया पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है, श्रमिकों का शोषण करती है, दुनिया भर के ड्रामे किए जाते थे इसको लेकर के, आज आप देख लीजिए पूरे वेस्टर्न यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, सिंगापुर को ले लीजिए, मतलब जो ध्वजधारी है पूंजीवाद के, उनके यहाँ सबसे ज्यादा इक्वालिटी है। क्यों है, इसके बारे में हम आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें प्रकाश डालते रहेंगे। तो आज यहीं तक हम अपनी बातें यहीं समाप्त कर रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग भी कि थोड़ा सा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, अपने मित्रों में भी शेयर करिए, ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, हमारा गुस्सा वर्धन हो। धन्यवाद।